एक पत्रकार है जो हिंदुस्तान की सरजमी पर था। उसका काम था दुनिया भर को इस इलाके की खबरें देना। उसे खबर मिलती है कि बीच हवाई यात्रा में अपने जूते में फिट बम से, उसके धमाके से सैकड़ों को मारने का मंसूबा रखने वाला आतंकवादी, उसका एक कनेक्शन है पड़ोसी मुल्क से। ये पत्रकार उस कनेक्शन को खंगालने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाता है। वो एक शाम कार से रवाना होता है उस मिसिंग लिंक से मुलाकात के लिए, लेकिन उसके बाद उसके साथ जो होता है वो बहुत खौफनाक है। और उससे भी ज़्यादा खौफनाक ये है कि लगभग 2 दशक बीतने को हैं, लेकिन अब तक उस पत्रकार को इंसाफ नहीं मिला। और इन सब का कनेक्शन, आपको ध्यान है मैंने कहा हवाई यात्रा और जूते में फिट बम, भारत में हुई एक हवाई यात्रा से भी है। इन सब के बारे में बताएंगे विस्तार से। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। दुनियादारी में सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी अमेरिका से। यहां राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते दिनों G7 ग्रुप को पुराना बताते हुए इस संगठन में विस्तार की बात कही थी। इसके लिए उन्होंने भारत, रूस और दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों को न्योता दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ने न्योता स्वीकार कर लिया है। ये रीग्रुपिंग चीन के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलने की अमेरिकी कोशिश का हिस्सा बताई जा रही है। दूसरी सुर्खी हांगकांग से है। 4 जून को चीन के तियानमेन नरसंहार की 31वीं बरसी है। इस मौके पर हर साल हांगकांग में प्रदर्शन होते हैं, लेकिन इस बरस चीन इस पर काफ़ी सतर्कता बरत रहा है। उसकी कोशिश है कि 4 जून को कोई प्रोग्राम ना होने पाए। दूसरी तरफ हांगकांग के नागरिक कह रहे हैं कि वो तियानमेन की बरसी मनाने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर खोज लेंगे। उस स्क्वायर पर क्या हुआ था लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के लिए और चीन ने कैसे इसे कुचला था, इसके बारे में हम आपको विस्तार से दुनियादारी में बता चुके हैं। यदि आपने ना देखा हो तो खोजिए और देखिए तियानमेन स्क्वायर और लल्लन टॉप दुनियादारी टाइप करेंगे तो आपको वो एपिसोड मिल जाएगा। तीसरी सुर्खी अमेरिका से है। 1 जून के एपिसोड में हमने आपको एंटीफा के बारे में बताया था, एंटी फासिस्ट मूवमेंट के बारे में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद हो रही हिंसा के पीछे एंटीफा को जिम्मेदार बताया। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट ट्विटर की तरफ से आया। ट्विटर के मुताबिक व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट यानी कि श्वेत लोगों को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले कट्टरपंथी लोगों का समूह, उनके एक संगठन ने एंटीफा सपोर्टर बनकर ट्विटर हैंडल बनाया, यानी कि फर्जी पहचान बनाई और फिर इस हैंडल से हिंसा की अपील जारी की। इस जानकारी के सामने आने के बाद व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट की भूमिका पर और भी सवाल उठ रहे हैं। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। आज की कहानी के कई सिरे हैं। शुरुआती सिरा जुड़ा है एक शू बॉम्बर आतंकवादी से, जिससे जुड़ी जानकारी की तलाश एक पत्रकार को दुनिया के सबसे असुरक्षित शहरों में से एक में ले गई। वहाँ पहले उसकी किडनैपिंग हुई और फिर किडनैपर्स ने सर काटकर उसकी हत्या कर दी। इस बात को 18 साल बीत चुके हैं और आज तक इस केस से जुड़े सारे लोग अरेस्ट नहीं हो पाए। गिरफ्तारी तो दूर की बात, नौबत यह है कि जो गिने चुने लोग अरेस्ट हुए भी, उन्हें भी पाकिस्तान की अदालत रिहा करना चाहती है। क्या है ये मामला, विस्तार से बताते हैं आपको। इस कहानी की शुरुआत हुई 2001 की सर्दियों में। तारीख थी 22 दिसंबर। 3 बरस पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आतंकवाद की ट्रेनिंग लेकर लौटा ब्रिटेन का एक नागरिक रिचर्ड रीड पेरिस से मिलान जा रही अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 63 पर चढ़ा। रिचर्ड रीड के जूतों में बम फिट था। उसे बीच हवाई यात्रा में अपने बम का डेटोनेटर दबाना था, जिससे विस्फोट हो जाता। लेकिन किस्मत से कुछ तकनीकी दिक्कत हुई और डेटोनेटर ने अपना काम नहीं किया। विमान उड़ाने पर तुला रिचर्ड यहीं नहीं रुका। अब उसने जेब में रखी माचिस जलाकर बम में धमाका करने की कोशिश की। अगल बगल के यात्रियों ने शोर मचाया और रिचर्ड पकड़ा गया। फिर पता चला कि रिचर्ड अल कायदा का फिदायीन हमलावर है। मीडिया ने उसका नाम रखा शू बॉम्बर। रिचर्ड की कहानी में पत्रकारों को बहुत दिलचस्पी हुई। इन्हीं में से एक थे अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के साउथ एशिया ब्यूरो चीफ डैनियल पर्ल। डैनियल यहूदी थे। साल 2000 से ही वो भारत में रहकर साउथ एशिया कवर कर रहे थे। 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद पूरी दुनिया का फोकस ओसामा बिन लादेन और अलकायदा पर शिफ्ट हो गया था। डैनियल पर्ल भी अलकायदा और लादेन से जुड़े सवालों का जवाब खोजने में जुटे थे। इसी क्रम में आई रिचर्ड रीड की खबर। शुरू से ही शक था कि रिचर्ड का कोई कनेक्शन पाकिस्तान से है।
इस सिलसिले में एक बड़ी लीड मिली एक और पत्रकार को। उनका नाम फौरा स्टॉकमैन। फौरा इस्लामाबाद में रहती थी और अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार बॉस्टन ग्लोब के लिए काम करती थी। रिचर्ड रीड यानी कि शू बॉम्बर की स्टोरी के सिलसिले में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने फौरा को एक लीड दी, एक सरकारी अधिकारी से मिलवाया। उस अधिकारी ने फौरा को बताया कि रिचर्ड रीड पाकिस्तान में किस आदमी के साथ रुका था। कौन था ये आदमी? इस आदमी का नाम था शेख मुबारक अली शाह गिलानी। ये गिलानी जमात उल फुकरा नाम के एक ग्रुप का मुखिया था। साल 2000 में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने इस संगठन को आतंकवादी ग्रुप की श्रेणी में डाल दिया था। रिचर्ड और गिलानी के लिंक वाली ये खबर 6 जनवरी 2002 को फौरा की बायलाइन से बॉस्टन ग्लोब में पहले पन्ने पर छपी। ये रिचर्ड रीड यानी कि शू बॉम्बर के पाकिस्तानी लिंक पर मुहर थी। इस खबर पर भारत में बैठे डैनियल पर्ल की भी नजर गई। डैनियल ने इस स्टोरी के पीछे जाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने तय किया कि मुझे गिलानी के इंटरव्यू की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इंटरव्यू कैसे हो? इसके लिए डैनियल ने आसिफ फारूकी नाम के एक पाकिस्तानी पत्रकार की मदद ली। आसिफ की मदद से डैनियल कोई ऐसा लिंक खोजना चाहते थे जो गिलानी से यानी शू बॉम्बर के पाकिस्तानी कनेक्शन वाले आतंकवादी से उनकी मुलाकात करवा दे। आसिफ यानी कि पाकिस्तानी पत्रकार, उन्होंने इधर उधर कॉन्टैक्ट तलाशे। एक मुंह से होते हुए ये बात दूसरे मुंह तक पहुंची और फैलते फैलते एक ऐसे आदमी तक पहुंच गई जिसके पास कतई नहीं पहुंचनी चाहिए थी। कौन था ये आदमी? ये आदमी था उमर शेख, कट्टर इस्लामिक आतंकवादी। नाम ध्यान से सुन लीजिए, उमर शेख, क्योंकि इसका इंडिया कनेक्शन भी है। ये उमर शेख पैसा कमाने के लिए किडनैपिंग करता था। उमर ने एक बिचौलिए के मार्फत डैनियल पर्ल तक खबर पहुंचवाई कि वो उन्हें गिलानी से मिलवा सकता है। 11 जनवरी को रावलपिंडी स्थित अकबर इंटरनेशनल होटल में पहली बार डैनियल पर्ल की मुलाकात उमर शेख से हुई। तब डैनियल नहीं जानते थे कि मेज़ की उस तरफ बैठा ये आतंकवादी है। ये भी नहीं जानते थे कि ये वही आतंकवादी उमर शेख है जिसने 1994 में भारत में एक अमेरिकी पर्यटक को किडनैप किया था। डैनियल ये भी नहीं जानते थे कि इस किडनैपिंग के केस में उमर शेख को भारत में गिरफ्तार किया गया था, वो भारत की जेल में बंद था। और डैनियल ये भी नहीं जानते थे कि 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 की हाईजैकिंग के बाद जिन आतंकवादियों को भारत ने रिहा किया था उनमें से एक उमर शेख भी था। डैनियल को शायद ये सब इसलिए नहीं पता था क्योंकि उमर शेख चालाक था। उसने अपना नकली नाम बताया और यहीं से डैनियल एक जानलेवा ट्रैप में फंसते चले गए। कैसा जाल? वो जाल जिसमें गिलानी से मिलवाने का झांसा देकर उमर शेख ने डैनियल को किडनैप करने की प्लानिंग बनाई। इसके लिए उमर ने 23 जनवरी 2002 की तारीख तय की। 22 जनवरी को डैनियल अपनी पत्नी के साथ कराची पहुंच गए। यहाँ उनकी दोस्त असरा नुमानी का घर था। डैनियल यहीं रुके। अगले रोज यानी 23 जनवरी को दोपहर लगभग 4:30 बजे डैनियल ने एक टैक्सी बुलाई। उन्हें इंटरव्यू के लिए शाम 7 बजे कराची स्थित विलेज रेस्टोरेंट पहुंचने को कहा गया था। रात 9 बजे तक घर लौटने की बात कहकर डैनियल टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी की खिड़की से बाहर हाथ निकालकर बाय बाय करते डैनियल की वो तस्वीर उनकी पत्नी और दोस्त के लिए उनकी आखिरी याद होने वाली थी। उधर उमर शेख किडनैपिंग की अपनी तैयारियां पूरी कर चुका था। वो 2 रोज पहले ही कराची आ गया था। इन 2 दिनों में उसने किडनैपिंग के वास्ते एक टीम बनाई। इस टीम में उसके साथ कई आतंकवादी थे। मसलन 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक करने की साजिश में शामिल रहा आतंकवादी अमजद हसन फारूकी। इसके अलावा आतंकवादी संगठन लश्कर जांगवी के कई सदस्य भी उमर की टीम में थे। इनका एक सहयोगी शेख मोहम्मद आदिल भी था, जो कहने को तो पुलिस का कांस्टेबल था पाकिस्तान में, लेकिन गुप्त रूप से काम करता था हरकतुल मुजाहिदीन के लिए। इन सब ने मिलकर डैनियल की किडनैपिंग की योजना बनाई। कहाँ रखेंगे, कैसे लाएंगे, सब तय हो गया। डैनियल इंटरव्यू की वास्ते बताई गई जगह पर पहुंचे, उस रेस्टोरेंट में पहुंचे। यहाँ उन्हें अपनी लाइट टैक्सी छोड़कर लाल रंग की एक सुजुकी ऑल्टो में बैठने को कहा गया। इस टैक्सी ने डैनियल को कराची के बाहर एक सुनसान जगह पर बने घर तक पहुंचाया। गाड़ी से उतरते वक्त तक डैनियल को रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ घंटों बाद जब उनके आगे साजिश का पर्दा खुला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर क्या हुआ?
फिर आया एक मेल अपहरण के 4 दिन बाद। इसे भेजा था नेशनल मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ पाकिस्तानी सोवरेनिटी नाम के एक संगठन ने। इस मेल में डैनियल को अगवा करने की बात कही गई थी। इस गुमनाम ग्रुप के बारे में तब किसी ने नहीं सुना था। आतंकवादियों ने जानबूझकर ये नाम चुना था ताकि पाकिस्तान की संप्रभुता के नाम पर उन्हें सपोर्ट मिले और उनकी असलियत ना खुले। कुछ दिनों बाद इसी संगठन के नाम से एक और मेल आया। इसमें डैनियल को रिहा करने की शर्तें बताई गई थी। किडनैपर्स का कहना था कि डैनियल के बदले अमेरिका अपने यहाँ बंद आतंकवाद के आरोपी पाकिस्तानियों को रिहा करे। किडनैपर्स ने 24 घंटे की मोहलत देते हुए कहा कि अगर इस दौरान उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो डैनियल को मार देंगे। लेकिन अभी एक ट्विस्ट बाकी था। ये शर्तें दिखावा थी। इस दूसरे ईमेल के बाद करीब 1 महीने तक डैनियल की कोई खबर नहीं आई। और फिर जो खबर आई वो क्या थी? पता चला इससे कि उनके साथ क्या हुआ। और ये पता चला 21 फरवरी को, जब आतंकवादियों ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो डैनियल का गला धड़ से अलग कर रहे थे। पता चला कि किडनैपिंग के 9 रोज बाद ही आतंकवादियों ने डैनियल की हत्या कर दी थी। तो फिर पता कैसे चला कि डैनियल का कत्ल हो गया? क्या सिर्फ उस वीडियो को प्रमाण मान लिया गया? नहीं। अपहरण के लगभग 4 महीने बाद 16 मई को लगभग 10 टुकड़ों में कटा डैनियल का सड़ा गला शरीर बरामद हुआ। उनकी जैकेट से उनकी पहचान हुई। डैनियल को वापस नहीं लाया जा सकता था, लेकिन उन्हें इंसाफ जरूर दिलाया जा सकता था। और इसके लिए जरूरी था कि डैनियल की किडनैपिंग और हत्या में शामिल सभी लोग पकड़े जाएं। क्या ऐसा हुआ? नहीं। इस केस के सिलसिले में 4 लोग पकड़े गए: उमर शेख, फहाद नसीम, सलमान साकिब और शेख आदिल। जून 2002 में पाकिस्तान की एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने इन चारों को डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या का कसूरवार माना। उमर को फांसी की सज़ा सुनाई गई, बाकी 3 को उम्र कैद मिली। लेकिन ये आखिरी सुनवाई नहीं थी। इस मामले में अपील हुई और करीब 18 साल तक सिंध हाई कोर्ट में ये केस चला। मई 2020 में अदालत ने चारों दोषियों को बरी करने का आदेश दिया। इस फैसले की बहुत आलोचना हुई। डैनियल के परिवार ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली। इस अपील में डैनियल के परिवार के साथ साथ पाकिस्तान सरकार की अपील भी शामिल है। उन्होंने अदालत से चारों दोषियों को रिहा न करने की अपील की थी। इस अपील पर 1 जून को फैसला आया। क्या कहा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने? कोर्ट ने चारों दोषियों की रिहाई रोकने की अपील को ठुकरा दिया। 3 जजों की एक खंडपीठ ने प्रोसिक्यूशन से कहा कि वो चारों दोषियों का अपराध साबित करने के लिए और सबूत जुटाएं। इस मामले में अगली सुनवाई 15 जून को होगी। क्या कहानी बस इतनी है? कत्ल हुआ, गिरफ्तारी, सजा, फिर बरी कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा? नहीं, क्योंकि डैनियल के साथ हुए अपराध में इन चारों समेत कुल 27 लोग शामिल थे। उनमें से ज्यादातर कभी पकड़े नहीं गए। पाकिस्तानी जांच में उमर शेख को मास्टरमाइंड ठहराने की कोशिश की गई, जबकि सच ये नहीं था। सच ये था कि गिरफ्तार किए चारों लोगों की भूमिका किडनैपिंग तक थी। इनमें से किसी ने डैनियल का गला नहीं काटा था। उमर शेख ने भी नहीं। तो फिर किसने गला काटा था? कौन था वो मास्टरमाइंड? ये आदमी था 9/11 हमले का स्वघोषित मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद, एक और आतंकवादी किरदार। 9/11 हमले के कनेक्शन में पाकिस्तान ने खालिद को अरेस्ट करके अमेरिका के हवाले कर दिया। ये 2003 की बात है। इसी साल खालिद ने डैनियल का गला काटने की बात कबूल की। डैनियल का गला 2002 में कटा। खालिद 2003 में गिरफ्तार हुआ, फिर उसने कबूल किया। लेकिन इस कबूलनामे के बावजूद इस मामले में खालिद पर केस नहीं चला। ऐसा लगा कि डैनियल के हिस्से का इंसाफ अधूरा रह जाएगा। फिर यह मामला दोबारा उछला मार्च 2007 में। पता चला कि खालिद ने एक बार फिर डैनियल का गला काटने की बात कबूली है। अमेरिकी सरकार ने एक ट्रांसक्रिप्ट जारी कर खालिद का कबूलनामा पब्लिक किया। इसके मुताबिक खालिद ने कहा था, मैंने अपने इन्हीं हाथों से कराची में उस अमेरिकी यहूदी डैनियल पर्ल का सर काटा था। अब आपके मन में यह सवाल उपज सकता है कि उमर शेख और उसके साथी वो तो डैनियल की किडनैपिंग करके फिरौती हासिल करना चाहते थे, फिर डैनियल खालिद के पास कैसे पहुंचा? इसका जवाब भी खुद खालिद ने दिया। उसने बताया कि जब डैनियल की गुमशुदा होने की खबर फैली और अमेरिकी प्रशासन के दबाव में पाकिस्तानी पुलिस और ISI ने डैनियल को खोजना शुरू किया तो किडनैपर्स डर गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें। उन्होंने अलकायदा से संपर्क करके पूछा कि क्या उन्हें डैनियल चाहिए। अलकायदा ने सोचा, ये एक यहूदी है, ये एक अमरीकी है, ये हमारे अमेरिका विरोधी और इस्लाम परस्त प्रोपेगेंडा के लिए मुफीद रहेगा।
डैनियल पर्ल का गला काटना जिहाद के लिए अल-कायदा को लगा कि मैन पावर जुटाने के काम आएगा, और यही सोचकर उन्होंने डैनियल को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी खालिद को सौंपी। इस खालिद का डैनियल से एक और लिंक था। वैसे आपको याद है ये पूरा सिलसिला हमने कहाँ से शुरू किया था? शू बॉम्बर रिचर्ड रीड से। रिचर्ड रीड वाले केस में शेख मुबारक अली शाह गिलानी के लिंक की डैनियल पड़ताल कर रहे थे बॉस्टन ग्लोब अखबार की खबर के आधार पर, क्योंकि उन्हें लीड मिली थी कि इसी गिलानी ने रिचर्ड रीड को अपने पास ठहराया था। वो लीड गलत थी। रिचर्ड को अपने साथ ठहराने वाला आदमी गिलानी नहीं था, वो आदमी था खालिद शेख मोहम्मद का भतीजा अम्मार। डैनियल को मिली लीड भले गलत हो, लेकिन अनजाने में ही वो रिचर्ड की असली सरगना खालिद तक पहुंच गए थे। खालिद अब भी अमरीकी हिरासत में है। डैनियल की हत्या के केस में उसका कबूलनामा काफ़ी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये कबूलनामा उसने अमरीकी हिरासत में दिया था। उसे दोषी ठहराने के लिए और भी सबूत चाहिए थे। इनमें से सबसे अहम सबूत है उसके हाथ की एक नस। डैनियल का गला काटने वाले वीडियो में खालिद का चेहरा नहीं दिखता, लेकिन गला काटते हुए जो हाथ नज़र आता है उस हाथ को खालिद के हाथ से मैच किया गया और नसों की बनावट से साबित हुआ कि वो हाथ खालिद का था। डैनियल पर्ल की हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों के अलकायदा कनेक्शन की एक खौफनाक मिसाल है। ये अलकायदा और बाकी आतंकवादी संगठनों को वहाँ मिल रही आज़ादी का भी सबूत है। आतंकवादी, चरमपंथी और अपराधियों से मिलना, उनका इंटरव्यू लेना पत्रकारिता की फील्ड में ना तो गलत है और ना अनोखा। आमतौर पर ऐसे मामलों में पत्रकारों को निशाना भी नहीं बनाया जाता, लेकिन डैनियल का केस दुखद था। वो पाकिस्तान और अलकायदा के कनेक्शन का सिरा जोड़ते जोड़ते सीधे उनके पास ही पहुंच गए। ऊपर से उनकी अमरीकी राष्ट्रीयता और उनका यहूदी धर्म, ये सब आतंकवादियों की प्रोपेगेंडा को सूट करता था और इसलिए वो मर गए और अब तिल तिल करके इंसाफ भी मर रहा है पाकिस्तान की अदालतों में। आज की दुनियादारी में इतना ही। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन तारीख की तरफ। आज तारीख है 2 जून। ये तारीख जुड़ी है एक तानाशाह से, वो तानाशाह जिसे जनता की क्रांति ने गद्दी से पटक दिया। महज 18 दिनों की क्रांति ने 30 साल से जमे तानाशाह को उखाड़ दिया। ये किस तानाशाह की हम बात कर रहे हैं? मिस्र यानी कि इजिप्ट के डिक्टेटर होस्नी मुबारक की, जिन्हें आज ही के दिन 2012 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ये सज़ा सुनाए जाने के 15 महीने पहले होस्नी को सत्ता से हटा दिया गया था। और ऐसा कैसे हुआ था, क्यों हुआ था? ये हुआ था अरब स्प्रिंग के चलते, जो ट्यूनीशिया से शुरू होकर इजिप्ट यानी कि मिस्र पहुंचा था। 15 जनवरी 2011 को राजधानी कायरो के तहरीर स्क्वायर पर हजारों प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। धीमे धीमे प्रदर्शनकारी बढ़ते गए। इनकी मांग क्या थी? ये लोग तानाशाह होस्नी मुबारक का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारी एक भ्रष्ट सत्ता खत्म कर जिम्मेदार और निष्पक्ष लोकतंत्र लाए जाने की मांग कर रहे थे। होस्नी ने इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 18 दिनों तक हुए प्रदर्शनों का ऐसा असर कि 11 फरवरी 2011 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद होस्नी पर मुकदमा चला। वो दोषी साबित हुए, लेकिन होस्नी ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। अपील पर कोर्ट ने पहला फैसला पलटते हुए वापस ट्रायल चलाने का आदेश दिया। मामला चलता रहा। 2015 में हुस्नी और उनके दोनों बेटों को 3 साल कैद की सज़ा मिली, लेकिन जिस मामले में ये सज़ा मिली वो छोटा मामला था। बड़ा मामला सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की हत्या की साजिश से जुड़ा था। लेकिन अमेरिका के असर में, अमेरिका के साथ अपनी पुरानी यारी के चलते हुस्नी रिहा कर दिए गए। और उनकी कहानी कब खत्म हुई? जब वो देह से रिहा हुए 25 फरवरी 2020 को 91 बरस की उम्र में मौत के चलते। आज की दुनियादारी में इतना ही। हमारी रिकमेंडेशंस आप पसंद करते हैं। हमने आपको उमर शेख का डैनियल पर्ल का किस्सा सुनाया। इस किस्से से जुड़ी कई किताबें हैं, 2 फिल्में भी हैं। एक तो वो जिसमें हमारे इरफान भी एक्टर थे, माइटी हार्ट, और दूसरी फिल्म हंसल मेहता की बनाई हुई ओमर्टा। आप ये 2 फिल्में भी देख सकते हैं। दुनियादारी तो ज़रूर देखते रहें, इसके बारे में अपने ख्याल बताते रहें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि औरों को भी दुनियादारी के बारे में पता चले। शुक्रिया। औरतें, कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कूदकर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। और कुछ औरतें अपनी इच्छा से चिता में जलकर मरी थी, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। मैं कवि हूँ, करता हूँ, क्या जल्दी है?
मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक साथ औरतों की अदालत में तलब करूंगा और बीच की सारी अदालतों को मंसूख कर दूंगा। मैं उन दावों को भी मंसूख कर दूंगा जो श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किए हैं। मैं उन डिक्रियों को भी निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर फौजें और तुलबा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूंगा जो दुर्बलों ने भुजबलों के सामने की होंगी। मैं उन औरतों को जो अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर और चिता में जलकर मरी हैं फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानात दोबारा कलम बंद करूंगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूँ जो अपने साथ बीते की देह को एक बीते के आंगन में ता जिंदगी सिमोए रही और कभी बाहर झांका तक नहीं। और जब बाहर निकली तो कहीं उसकी लाश निकली जो खुले में पसर गई है माँ मोदिनी की तरह। औरत की लाश धरती माता की तरह होती है जो खुले में फैल जाती है थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूँ कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तमंगों से लैस सीना फुलाए हुए सिपाही महाराज की जय बोल रहे हैं। वे महाराज जो मर चुके हैं, महारानियां जो अपने सती होने का इंतजाम कर रही हैं, और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वे भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज़्यादा चिंता नौकरानियों की होती है जिनके पति जिंदा हैं और रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई स्त्री को मारना भी बुरा नहीं लगता। औरतें रोती जाती हैं, मर्द मारते जाते हैं। औरतें रोती हैं, मर्द और मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती हैं, मर्द इतनी जोर से मारते हैं कि वे मर जाती हैं। इतिहास में वे पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता। लेकिन जो भी रही होगी, मेरी माँ रही होगी। मेरी चिंता ये है कि भविष्य में वह आखिरी स्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता। लेकिन जो भी होगी, मेरी बेटी होगी, और ये मैं होने नहीं दूंगा।